सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। चिन्मय विश्व विद्यापीठ के कला संवाद इस कार्यक्रम में आपने आपका समय दिया। हमें बहुत ही आनंद है कि इतने बड़े विद्वान और इतने उच्च कोटि के कलाकार हमारे साथ आज अपना ज्ञान और अनुभव शेयर करने वाले हैं, सबसे बांटने वाले हैं और बांसुरी की यात्रा के साथ साथ मैहर घराने के राज खोलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प सेशन रहेगा आज का। आपका परिचय हिंदुस्तानी संगीत जगत को है ही, फिर भी जो कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को आपका पूरा परिचय हो, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे तबला डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतुल कामले जी को आपका परिचय देने के लिए। हरिओम, धन्यवाद स्वप्निल जी। आज के हमारे कलाकार है संगीत जगत की महान हस्ती पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। सभी संगीत प्रेमी पंडित जी से परिचित है। एक प्रतिभा संपन्न और अद्वितीय कलाकार पंडित नित्यानंद जी का नाम भारत के श्रेष्ठ बांसुरी वादकों में शामिल है। वे पद्म भूषण श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के ज्येष्ठ शिष्य रहे हैं। पंडित जी का जन्म मुंबई में एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ, जहां उनके संगीत प्रतिभा को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिला। उनके पहले गुरु उनके पिता पंडित निरंजन हल्दीपुर जी थे। पंडित पन्नालाल गुरु जी के वो शिष्य थे। पिताजी ने उन्हें बांसुरी वादन की कला, तकनीक और सौंदर्य से परिचित कराया। इसके बाद 2 दशकों तक पंडित नित्यानंद जी ने पंडित चिदानंद नगरकर और पंडित देवेंद्र मुरुडेश्वर जी से बांसुरी वादन की बारीकियों में महारत हासिल की। सन 1986 के बाद नित्यानंद जी ने श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से अविरत शिक्षा प्राप्त की, जिससे नित्यानंद जी की कला में गहराई, गंभीरता और एक नया आयाम जुड़ा और उनके बांसुरी वादन की कला को नई पहचान मिली। नित्यानंद जी ने कड़ी मेहनत, दीर्घ रियाज, अनुशासन और अपनी स्वयं की शैली विकसित करके भारतीय संगीत जगत में अपना अलग स्थान निर्माण किया है। उन्होंने अनेक संगीत समारोह में अपनी अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया है। आप दूरदर्शन और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित नित्यानंद जी ने संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम और आकाशवाणी संगीत सम्मेलनों में अपनी कला का प्रस्तुतिकरण किया है। सन 2010 में उन्हें भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आज इस कला संवाद में ऐसी महान हस्ती के ज्ञान का अनुभव लेने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आज पंडित जी के साथ वार्तालाप के लिए श्री स्वप्निल चाफेकर जी जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द स्कूल एट चिन्मय विश्व विद्यापीठ। मैं स्वप्निल जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू अतुल जी। पंडित जी, फिर से आपको प्रणाम करता हूं और एक बार ये स्पष्ट कर देता हूं कि आपके साथ वार्तालाप करने की या आपसे कुछ पूछने की मेरी पात्रता बिल्कुल नहीं है। एक तपस्वी नहीं यहाँ बैठने की एक तपस्वी के सामने एक छोटा सा विद्यार्थी जैसे कुछ प्रश्न पूछने की चेष्टा करता है और अपना अज्ञान ही प्रकट करता है, वैसी ही मेरी भूमिका है। लीजिए मुझे। तो आज अभी परिचय में हमने सुना कि आपके घर में ही संगीत था, आपके पिताजी भी बांसुरी बजाते थे। तो इस पूरी यात्रा की, आपकी संगीत यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में। देखिए, मेरे परिवार तो संगीत लविंग बोलते ना, संगीत से प्यार करने वाला परिवार। मेरी माता जी तो जो थी वो उन्होंने मास्टर नवरंग जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी और मेरे पिताजी मतलब बांसुरी सीखने के पहले वो मतलब काफ़ी
संगीत में रुचि रखते थे, क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे नाना के भाई, दादाजी के भाई, मतलब ग्रैंडफादर, फादर्स फादर, वो भास्कर बुआ के जी के शिष्य थे। क्या बात है, वाह। और उन्होंने बहुत अच्छी तालीम ली थी और एक प्रतिष्ठित गवैया होने की उसमें क्षमता थी, लेकिन वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि प्रसिद्धि परांगमुख थे। इसलिए उन्होंने कभी मतलब महफिल वगैरह एक दो महफिल किए होंगी शायद। और एक दूसरी बात भी ऐसी थी कि हमारे कम्युनिटी में वो टाइम, उस जमाने में संगीत को गाने वालों को, करने वालों को नीचा देखा जाता था। उस डर से भी उन्होंने एक अपने को लिए छुपा के रखा था। लेकिन एक दिन तो पकड़े गए, मतलब भास्कर बुआ जी का प्रोग्राम था ओपेरा हाउस में, तो वो उनके साथ में बैठे थे, तो हमारे कम्युनिटी के जो हेड्स होते हैं वो उनको सुनने गए, तो देखा तो ये लड़का बैठा है, तो डर गए। लेकिन उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि भाई बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ऐसा प्रोफेशनल म्यूजिक लिया नहीं। जी तो जी। इस वजह से हमारे घर में एक परंपरा चलती आई। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, भजन वगैरह बहुत करती थी। तो उन लोगों के जो आध्यात्मिक गुरु थे, टाकी महाराज, जोगेश्वरी में सदभक्ति मंदिर एक है, तो वहाँ जाते थे टाकी महाराज जो थे। तो वहाँ जो भजन होते थे वो मेरे ग्रैंडफादर के भैया भाई ने किए थे, भास्कर बुआ जी के पास जो सीखे थे। तो इसलिए बचपन में ही मतलब राग पूर्वी, जौनपुरी, ऐसे रागों का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन राग से परिचय हुआ था माँ के वाह। थ्रू और फैमिली के थ्रू, क्योंकि ये भजन हम लोग सुनते थे। और भजन भी ऐसे कि राग में इतने एक्यूरेट, मतलब शुद्धता के साथ, राग की शुद्धता के साथ जो भजन उन्होंने कंपोज किए थे। तो इसलिए संगीत की ये इनडायरेक्ट शिक्षा हमको, मुझे तो डायरेक्ट ऐसे माँ से मिली। हम लोगों को, सब बच्चों को, मतलब जितने भी हम भाई बहन हैं, इन लोगों सबको, क्योंकि एक हमारे घर में प्रथा थी कि शाम को माँ हम लोगों को लेके भजन गवाती थी। हम लोग तालियां बजा के, झांझ बजा के, एक तारा बजा के भजन करते थे। वाह। तो ये इनडायरेक्ट ऐसे संस्कार तो हुए थे। लेकिन जब मेरे पिताजी पन्ना बाबू के पास सीखने लगे थे, तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, संस्कार मेरे काम के और भी एक्स्ट्रा हो गए। और बच्चे जो होते हैं ना, तो इनडायरेक्टली उनको सिखाना नहीं पड़ता, तो इनडायरेक्टली वो इम्बाइब करते हैं आर्ट को। जी। तो उसी हिसाब से मैंने एक दिन मेरे पिताजी के फ्लूट लेके बजा रहा था, ऐसे ही अंदाज से, सारे गामा वगैरह ऐसे सब। जी। बचपन में देख के एक अंदाज आ जाता है कि ये कौन सा करने से क्या हो जाता है। जी। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे, तो उन्होंने देख के मुझे वो हैरान हो गए कि ये बच्चा बजा सकता है। तो उन्होंने पिताजी से बोला ये बात, और दूसरे दिन मेरे लिए एक छोटी बांसुरी लेके आए कि इसमें बजाओ। वाह। फिर जब थोड़ा सा ट्रेनिंग हुआ, तो फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि ये मतलब सीखने के लायक है, तो इसको अपने गुरु के पास ले जाओ। और इस हिसाब से उन्होंने मुझे पन्ना बाबू के घर में लेके गए। तो दैट वाज द डे इन माय लाइफ, क्योंकि पन्ना जी। बाबू के घर में, पन्ना बाबू की जो जिक्र होती थी हमारे घर में, एक सेंट, एक अद्वितीय पुरुष ऐसे, मतलब तो वो रिगार्ड से उनको, वो भक्ति से उनको जो उनका ये होता था। तो इसलिए मेरे मन में वो एक इतनी श्रद्धा हो गई थी इस व्यक्ति के लिए कि वो मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, इष्ट देवत जैसे बन गए। फिर कैसे तालीम शुरू हुई पन्ना बाबू जी के पास आपकी, क्या फिर मुझे सिखाया जब उन्होंने? पहले दिन जब गए, तो पन्ना बाबू ने मुझे पूछा, बाबा क्या करते हो? यू आर द एब्सोल्यूट लविंग पर्सन विद चिल्ड्रन। तो मुझे बोला कि आप बजा के बताओ। तो मैंने बजाया,
तो फिर बोले अच्छा ग बजाओ, मैंने ग बजाया, सा बजाओ, सा बजाया, नी बजाओ, ध बजाओ, ऐसे परीक्षा ली थोड़ी। जी और फिर वो बहुत खुश हो गए, तो बोले आपकी तालीम शुरू होती है। और वहाँ एक पन्ना बाबू के यहाँ एक रिवाज था कि प्रथम शिक्षा जो होती थी, प्रथम, वो एक बंदिश से सिखा के होती थी। गुरु बिना कैसे गुण पावे, गुरु न माने तो गुरु नहीं आवे, गुनी जन्म में बेगुनी कहा। वाह, तो वो बंदिश मुझे सिखाई। और बचपन में एक रिसेप्शन अच्छा रहता है, जल्दी से पिकअप कर लेते हैं इमीडिएटली, तो बहुत खुश हो गए। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि हर हफ्ता आने की जरूरत नहीं है, एक महीने में एक टाइम आओ, तब तक तुम्हारे पिताजी भी देखेंगे, और फिर मैं उसका अभ्यास लूँगा एक महीने में। तो ऐसे फिर हर महीने में मैं जाया करता था। फिर वो पूछते थे मुझे कि हाँ लास्ट टाइम क्या किया, अब क्या करना है, ऐसे। और फिर उन्होंने मुझे पलटे प्रैक्टिस करने के लिए बोले। और पलटे बचपन में हाथ बहुत तैयार हो जाता है। तो पन्ना बाबू जी की एक सिस्टम थी कि पहले जूनियर स्टूडेंट को लेके बैठते थे, बाद में सीनियर स्टूडेंट के साथ रियाज करते थे। जी तो सबसे पहला मेरा ये होता था। फिर बाद में मेरे से थोड़े सीनियर स्टूडेंट होते थे, मतलब जूनियर, तो उनके साथ बैठ के खुद पन्ना बाबू पलटा प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि अरे इतना बड़ा आदमी, इतना कलाकार, अभी इनके साथ पलटा क्यों करना है उसको। तो उनको मतलब क्या मालूम, ये कलाकारों को सिद्धि होती है दूसरे का मन जानना। तो उन्होंने तुरंत मुझे किया, बाबा ये ऐसा है ना कि जो अभी तक जो कमाया है वो मेंटेन करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वाह, नहीं तो 40 के उम्र के बाद ये फिजिकल एक्टिविटी ढलती जाती है, तो मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए तो ऐसे ही मतलब एक, ये आत्मस्तुति नहीं है, बट ऐसे बोलने का मोह हो गया मुझे। जी बिल्कुल। तो जब पलटा कर रहे थे तो एक पलटा स्पीड में जाते जाते बहुत से 4-5 स्टूडेंट चुप हो जाते थे, एक ही स्टूडेंट उनके साथ चलता था, वो था, उनका नाम शरद माहौले। तो वो अच्छा मतलब तैयार हो जाता था। और एक मतलब 19-20 का डिफरेंस है, दोनों का कंपटीशन चलती थी। तो मैं अच्छा, ऐसे देख रहा था, तो बाबूजी ने पूछा बाबा बजाओगे, तो मैं हाँ कर दिया। तो उन्होंने उनके फ्लूट बॉक्स में से एक फ्लूट निकाल के मुझे दी, बोले बजाओ। तो मैंने वही स्पीड से शुरू करके उनके आगे चले गए। क्या बात है। तो ऐसे मुझे पकड़ के उनके आंखों में से आंसू आ गए आनंद के, और बोले वाह, बाबा मेरे बाद में तुम नाम कमाओगे, ऐसे। तो एक आशीर्वाद मुझे वो मिला। तो जी। कितना बड़ा भाग्य है ऐसे महान गुरु से इतनी करीबी तालीम पाना और उनका प्यार भी पाना। बहुत ही आपने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा। उनका सहवास आपको कितने साल फिर आपकी आगे की तालीम? 3 साल के बाद में वो दिल्ली में चले गए। जी वहाँ पंडित रविशंकर जी की पोस्ट खाली हो गई थी, नेशनल कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर बोल के। जी, और रेडियो उस में। रेडियो में दिल्ली आकाशवाणी वाद्य यंत्र की, आकाशवाणी ने ऑल इंडिया रेडियो की। और उस समय उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, मतलब फाइनेंशियल परिस्थिति। ओके। तो डॉक्टर बीवी केसकर वहाँ के प्रसारण मंत्री थे, तो उनको ये खबर पता चली। और उसी समय मलाड में ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन का उद्घाटन था। तो वो उद्घाटन के लिए आए थे मंत्री। जी तो उन्होंने कहा कि अरे पन्ना बाबू यहीं रहते तो उनको बुलाओ। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो सोमवार बाजार में पन्नालाल घोष मार्ग जो है, अभी नाम जी दिया जी, गया उनका रोड को, एकदम नैरो है, तो उनका बिल्कुल। काफिला नहीं जा सकता था उस रोड में। तो इसलिए पन्ना बाबू को संदेशा भिजवा के उनको बुला लिया मेन रोड पे। और मिनिस्टर जी ने उनको कहा कि पंडित रविशंकर ने
रिजाइन किया हुआ है, तो वो पोस्ट में हम आपको देना चाहते हैं कि तुम ही उस पोस्ट के लायक हो। तो उनको मन नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के लिए उनको जाना पड़ा। तो जी वो एक मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया बाद में 60 तक, जी जब तक उनको, तो बीच में कभी आते थे तो मतलब छुट्टी में 1 महीने के लिए, ऐसा 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तब मैं उसका फायदा उठाता था जाके। जी। उसके बाद आपने उन्हीं के शिष्य देवेंद्र मुरुडेश्वर जी से आपने सीखना शुरू किया, तो उनकी सिखाने की पद्धति कैसे थी? कैसे राग खोलना सिखाते थे, कैसे रियाज करवाते थे, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो एक सर्टन क्षमता आने के बाद गुरु को बोलना नहीं पड़ता कि ऐसे बजाओ या तो ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ। तो इसलिए उनकी ये पद्धति होगी कि मैं बजा रहा हूँ, तुम फॉलो करो। जी तो जो बजाते थे मैं फॉलो करता था। फिर वो बहुत मतलब वो विद्वान थे, क्योंकि उनका संबंध जो दिल्ली में जब थे वो तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ आया, बड़े बड़े कलाकार, जैसे कि हफीज अली खान साहब, पंडित रविशंकर जी तो एकदम उनके खास थे। और अपने, मेरा नाम याद नहीं आता, तो उनके साथ उनको डिस्कस करने को बहुत अच्छा लगता है कि ये राग में ये क्या होता है, ये राग में क्या होता है, वो कैसे, उसमें कैसे आप ये करेंगे, बसंत परज में ऐसा करेंगे। तो वो उनका एक नॉलेज जैसा, एक रिपर्टरी उनका बहुत अच्छा था कि वाह रागों की मतलब डिसेक्शन करना है तो कैसे करना है। तो इसलिए उनका रागों का नॉलेज बहुत डीप था। इसलिए वाह। जब सिखाने बैठते थे तो फिर देश का और भूख में कैसा फर्क आता है, फिर उसको हम्म, बसंत और परज में कैसे फर्क करना है, दरबारी अडाना में कैसे करना है, ऐसा मतलब जब भी ऐसे आता था तो वो एक्सप्लेन करते थे कि देखो भाई, ये गौड़ सारंग है, तो ये बिहाग, उसको दिन का बिहाग कहते हैं, तो उसको कैसे मतलब बिहाग से अलग करना है, और हमारे घराने में गौड़ सारंग कैसे बजता है, ये सब वो एक्सप्लेन करके बताते थे, उनको मजा आती थी। जी तो जब भी ऑफिस में होते थे ऑल इंडिया रेडियो में, तो वहाँ उनकी महफिल जमती थी आर्टिस्ट लोगों की। उसमें पंडित सी आर व्यास हुआ करते थे, के जी गिंडे साहब होते थे, भट्ट साहब होते थे, फिर अपने पंडित शरद साठे जी होते थे, और ऐसे कोई मतलब आर्टिस्ट आते थे। तो उनकी ये चर्चा हुआ करती थी कि रागों के बारे में, फालतू चर्चा नहीं, रागों के बारे में होती थी। और मैं वाह उसका एक विटनेस था, मैं जाके उधर बैठ के उनकी बातें सुनता था। वाह। तो आपने अभी घराने की बात की, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये जो मैहर घराना है, जो उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां साहब जी से जिसकी शुरुआत मानी जाती है, तो पन्नालाल घोष जी बाबा से ही सीखे थे और मैहर की पूरी तालीम उन्होंने पाई थी। तो क्या उनकी जो बांसुरी की शैली है, वो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि वो प्योर मैहर स्टाइल है, या उन्होंने उसमें से कुछ बातें ली और अपने प्रतिभा से भी उसमें कुछ बातें डाली? इसके बारे में, उनके शैली के बारे में, उनके संगीत विचार प्रस्तुति के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप पन्नालाल जी के पुराने रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो पहले 3-3 मिनट के आते हैं, जी वाइल्ड हॉर्स जैसे थे एकदम, मतलब कहीं भी जाओ, कहीं भी ये करो, मतलब एक ये नहीं, फ्लेयर, टेरिफिक फ्लेयर। जी लेकिन जब बाबा के पास गए तो उनको बाबा ने काबू में लाया। तब उनका म्यूजिक एक आध्यात्मिक म्यूजिक बना, एक उसमें वाह सिस्टम आ गई। मतलब एक राग को कैसे खुलना है। नहीं तो पहले कैसा होता था कि राग आलाप आलाप कर रहे हैं, एक तान छेड़ी, वापस आलाप किया, वापस ये किया, जैसे आमतौर पे होता है कि भाई ऊपर का सा लगाया, फिर तान लगाई, फिर तान लगाए, तो फिर तान खत्म हो गया, फिर वापस आलाप किया, ऐसे। बाबा के पास जाने के बाद वो 9 कोर्स डिनर बोलते हैं ना, कोर्स, वैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बाबा ने उनको तालीम देके
उसको सिस्टमेटिक बनाया। वाह, और आध्यात्मिक तो थे ही, उनका संगीत का आध्यात्मिक थे। बाबा ने उनको क्या कहा था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वो जो पतंग का मांझा होता है वो बिखरा हुआ होता है, ऐसा तुम्हारा हो गया है, तो मैं उसको तुमको नटाई में डाल के देता हूँ ठीक से। वाह, ऐसे करके उनको जो ट्रेनिंग मिली, तो उसमें उनका एंटायर आउटलुक चेंज हो गया म्यूजिक देखने का। उसमें एक गंभीरता आ गई, एक शांतता आ गई, एक स्पिरिचुअलिटी आ गई। और बाबा का यही मतलब, स्पिरिचुअल तो थे ही, लेकिन बाबा का मतलब मेन ये था कि आम आदमी, तुम सीखोगे बदतमीजी नहीं, आदमी को कभी नहीं सिखाया होगा। जो भी आदमी आया उनको इंसान किया, उनको वाह। इंसानियत सिखाई, उसको आध्यात्मिकता सिखाई। इसलिए वो संगीत का उनका मतलब जो ये था, पन्ना बाबू के ऊपर बहुत असर किया। और उनका और प्रतिभा तो थी, तो प्रतिभा जिस आदमी को है, जैसे कि आपने वो कंट्रोल्ड इसमें करना है, आपकी प्रतिभा बताना है, तो और ज्यादा अच्छा लगती है। जी, लेकिन उन्होंने ज्यादा गायकी अंग से ज्यादा आगे हाँ, अपना बजाना शुरू देखिए किया। ये तो खासियत थी बाबा की, वो अपने स्टूडेंट को उसके प्रतिभा के अनुसार, उनका लाइकिंग के हिसाब, उसका प्रकृति के अनुसार सिखाते थे। और दूसरी वाह, गुरु है हमारी अन्नपूर्णा जी, माँ। जी, ये दोनों व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अपने स्टूडेंट को अपना रबर स्टैम्प नहीं बने उन्होंने, मतलब किसी के ऊपर मतलब ये नहीं, लेकिन आप किसी भी आजकल म्यूजिक सुनेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ता है कि ये इसका शागिर्द है, इसका शागिर्द है, क्योंकि वो एक ठोस, एक रबर स्टैम्प उनके उसमें दिखाई देता है शैली। जी, उनका बाबा का ऐसा नहीं था, उनका हर एक का मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, वैसे उनका ये था। पता चलता है कि ये म्यूजिक उनका ही है, लेकिन अलग से ढंग से कर रहे हैं। जैसे कि आप, मैं बोलूँ आपको, पोर्ट्रेट अगर आपको निकालना है तो आप चारकोल से भी निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो, पेंसिल भी स्केच कर सकते हो, पेंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेन इरादा क्या होता है कि उसको, आपको वो पोर्ट्रेट सही दिखना चाहिए। जी, तो इस हिसाब से उन्होंने जैसे जैसे हर एक चीज को अपने आप में उनके उनके तबियत से उनको सिखाया, इसलिए जी। उनका हर एक का स्टाइल अलग है उनके शागिर्दों को। फिर भी एक मैयर का एक स्टैम्प है उसमें, लेकिन फिर भी अलग प्रेजेंटेशन है उसके लिए। तो पन्ना बाबू के बजाने में कौन सी बातें हैं कि जो डायरेक्टली मैहर से कनेक्ट करती है, और कौन सी ऐसा कुछ है जो उनकी अपनी सोच है, ऐसा कुछ आपको उनकी लगता है? उसका स्टडी तो मैंने नहीं किया, उनकी सोच क्या है वो तो स्टडी नहीं। उनकी सोच एक थी कि उनको सरप्राइज एलिमेंट देना बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लगता था जी, कि अगर एक कुछ डेवलपमेंट हो रहा है आलाप की, तो जानकार लोग, ज्ञानी लोग, वो सुन रहे हैं तो सोचते हैं कि आगे शायद ये आना चाहिए, तो वो उसको एकदम से सरप्राइज देके कुछ अलग करना, ये उनकी एक जी। खासियत थी। आपके गुरुओं में एक नाम है, वो पंडित चिदानंद नगरकर जी का भी नाम है। वो तो एक गायक थे। हाँ, तो आपको एक गायक के पास सीखने की इच्छा क्यों हुई, और गायकी का आपके वादन पर फिर आपने क्या विचार से उनसे तालीम ली? मैं जब पन्ना बाबू जी का डेथ हो गया, तो मेरा इसमें खंड आ गया बजाने में, और मेरे पिताजी ने भी बांसुरी बजाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा गुरु का इक्वल मिलना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए मेरा और कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने बजाया। तो मुझे तो अच्छा ही था, मुझे खेलने के लिए टाइम था। लेकिन हमारे एक रिलेटिव आते थे, तो हमारे घर में काफ़ी जगह थी, तो वहाँ रियाज़ करने आता था। वो चिदानंद नगर जी का शिष्य था। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे का टैलेंट वेस्ट जाएगा, तो मेरे गुरुजी के पास उनको भेजा। तो वो लेके मुझे गए चिदानंद नगर जी के पास, और वहाँ ऐसे तालीम शुरू हो गई। ओके।
तो उनसे वो तो मतलब उनकी आवाज तो मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि बहुत ही वो आवाज मतलब सुरीली। सफेद 4 में भी गा सकते थे, काली 1 में भी गा सकते थे, ऐसी उनकी आवाज थी। तो उनके साथ भी फिर आप उनको मतलब वो गाते थे, आप बजाते थे, फॉलो हाँ करते थे, कैसे हाँ चलता हाँ, था? वैसे ही चलता है। इस और देखिए पहले के लोगों में ये एक सिखाने की यही एक पद्धति थी कि मैं बजाऊंगा, आप फॉलो करो। और उनकी एक पंडित रतनजनकर जी की परंपरा थी, हाँ उसमें उनकी तालीम हुई थी। तो उस परंपरा से आपने कुछ लिया, बांसुरी में अडॉप्ट हाँ, किया थोड़ा था? एग्रेसिवनेस आ गया था मेरे इसमें, उनके पास सीखने वक्त, मतलब बचाने की एग्रेसिवनेस बोलता हूँ। ऐसे भी एग्रेसिव था ही मैं, लेकिन एग्रेसिवनेस आ गया बजाने की, मतलब तानों बिनों में थोड़ा। और क्या होता है ना, हाँ शिष्य अपने गुरु को फॉलो करता है ब्लाइंडली, उनका हाव भाव लेके एक्सप्रेशन लेके सब कुछ। और एक सीना तान के चलना है, ऐसा एक इडियट माइंड होता है बचपन में, तो थोड़ी सी बात आती है तो लगता है सब कुछ आए। तो ऐसा उस तरफ से मैंने काफी कुछ उनके पास से इम्बाइब किया। लगभग 20 साल की तालीम आपकी हुई थी पिताजी से, पन्ना बाबू से और पंडित देवेंद्र मुरुडेश्वर जी से। उसके बाद भी आपको अन्नपूर्णा देवी माँ जी से सीखने की प्रेरणा कैसे हुई? देखिए जब तक मुरुडेश्वर जी के पास सीख रहा था, तब तक मैंने अन्नपूर्णा जी का नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता भी नहीं था कि अन्नपूर्णा जी करके कोई व्यक्ति है। जी। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी हो गई कि मुरुडेश्वर जी जब दिल्ली में थे तो पंडित रविशंकर जी के बहुत क्लोज एसोसिएट थे, वाह। इसलिए ये फैमिली से उनका बहुत लगाव था। तो अन्नपूर्णा जी ने अपना ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया था, परफॉर्मेंस बंद कर दिया था, और दिल्ली वाले चाहते थे कि नेशनल प्रोग्राम उनका हो जाए। तो उस वजह से उन्होंने मुरुडेश्वर जी को बोला कि आप जाके उनको मनाओ। जी। तो वैसे वो उनके घर में गए, वो किसी को मिलती नहीं थी, किसी से मिलती नहीं, और फिर भी वो मुरुडेश्वर से करके उनसे मिली। और बाद में कन्विंस करने के चक्कर में उनको गुस्सा आया, बोले मैं नहीं बजाऊंगी, और आज के बाद यहाँ आप आइए नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरी मिसेस मतलब पन्ना बाबू की बेटी आपका आशीर्वाद लेना चाहती है, तो आप अगर अलाउ करेंगे तो मैं लेके जाऊंगा। तो वो जब समय था, घर में आके वो सब बोलते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तभी मैंने अन्नपूर्णा जी का नाम पहले टाइम सुना, और पता चला कि शी इज द बेस्ट अमंग द डिसाइपल्स ऑफ बाबा। जी। तो फिर तभी मेरे पास एक कार थी, तो कार में डाल के मैं सबको बिठा के मैं अन्नपूर्णा जी के घर गया था। वो मेरी पहली मुलाकात थी, जी। 72। और फिर नाश्ता वगैरह करके उनके ब्लेसिंग्स लेके हम लोग जब बाहर निकले, तो मुरुडेश्वर जी ने मुझे कहा कि तुम फैमिली को लेके घर छोड़ के आओ, मैं ऑफिस जाऊंगा। और जैसे ही हम लोग वो गेट के बाहर निकले आकाशगंगा, तो मिसेस मुरुडेश्वर, मतलब माता जी बोलता था उनको मैं, हम्म। उन्होंने कहा नित्यानंद, हर आर्टिस्ट के सामने एक दीवार आती है कुछ समय के बाद, और जब तुमको ऐसे लगेगा तुम्हारे सामने एक दीवार आई है, और अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो तुम अन्नपूर्णा जी के पास आओ, वो हमारे घराने की ऋषि है। क्या बात है, वाह। उन्होंने कहा, और मुझे ऐसा लगा यस, मेरे सामने अभी भी वॉल है और मैं तोड़ना चाहता हूँ। लेकिन क्या था कि उस समय मैं हेजिटेंट था, क्या करूं, मतलब मेरे गुरु जी भी मेरे को बहुत प्रिय थे, तो उनको से एकदम से बिल्कुल। ये कैसे लगेगा उनको, ये करेगा ऐसे। फिर भी मैं जी। करते रहा, ट्राई करते रहा, मतलब तो 13 साल के बाद मुझे चांस आया उनको मिलने के लिए। मेरा प्रश्न यही है मेरे मन में कि माँ, सभी जानते हैं कि माँ जी ने एक तरह से अपने संगीत जगत से थोड़ा सा, ऐसे कहते हैं, विजनवास लिया था कि जैसे आपने भी बताया
तो आपको ये तालीम उनके वो वॉल ब्रेक करके अंदर जाना कैसे संभव हुआ? वो एक मेरा नसीब था, मतलब लिखा हुआ था गुरु जी। से। तो मेरे एक दोस्त थे राजीव ताराना, पंडित राजीव ताराना, बहुत बड़े संत प्लेयर है, बैंगलोर में रहते हैं, अली अकबर खान साहब के शिष्य हैं। पंडित रविशंकर जी से भी उनको तालीम मिली है, और दोनों अमेरिका में थे। तो उसके मन में आया कि माँ से भी तालीम लिया है, क्योंकि जब कलकत्ता में थे तो माँ ने उनको, जब बीमार थे तो उनकी ट्रीटमेंट देके उनकी सेवा की थी, और इसलिए उनके मन में था कि माँ के पास सीखे। वो बम्बई में आए तो मेरे घर में रहते थे, तो माँ को मिलने जाना था, तो मैं उनको लेके जाता था, नीचे खड़ा रहता था रास्ते पे, और वो जाके ऊपर मिल के आता था। ऐसे 2-3 टाइम होने के बाद मैंने उसको कहा कि अगर तुम मुझे ऊपर लेके नहीं जाओगे तो मैं तुमको छोड़ने नहीं आऊँगा। तो ऐसे ब्लैकमेल करके मैंने अन्नपूर्णा जी से उनको कहवाया, और फिर उनके घर में एंट्री मिली। तो बहुत प्यार से मुझे उन्होंने चाय पिलाई, मिठाई खिलाई, और वही एक चांस लेके मैंने उनको कहा कि आपके पास सीखना चाहता हूँ, और इतने साल मैंने गंवाए, कोई आपके पास आने का चांस ही नहीं दे रहा है। सब बोलते अरे बाप रे, ये तो दुर्गा माँ के अवतार है, गुस्से वाली है, ऐसा है वैसा है। तो उनको देखा तो लगा ही नहीं गुस्से वाले, उनका गुस्सा है। जैसी माँ होती है एकदम प्यार, वैसे। क्या बात है। तभी उन्होंने कहा कि बाबा कहते थे कि जिसको सीखने की इच्छा है उसको न सिखाओ तो पाप, और अगर अपना बेटा भी लायक नहीं है तो उसको सिखाओ तो पाप। वाह। तो अगर आपके मन में इतनी इच्छा है तो मेरे को थोड़ा समय दीजिए। तो ऐसे करके उन्होंने फिर हाँ कर दी, लेकिन एक कंडीशन डाली थी कि आपके गुरु को, पहले गुरु का परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो उसके बाद शायद माँ जी के अंतिम समय तक आपने उनसे सहवास, उनकी सेवा और उनके ज्ञान का अनुभव लिया। वो यात्रा कैसी थी आप? वो तो बहुत ही, मतलब मैं बोलता हूँ ना, एज ए म्यूजिशियन उनका कोई मतलब पैरेलल नहीं हो सकता। और क्या था कि जब मैं परमिशन मांगी मेरे गुरु से और सबको पता चला कि मैं बनना पड़ा, तो उनके बारे में मेरे कान भरना शुरू कर दिया लोगों ने। तो जब मैं उनके पास गया तो मेरा विचार क्या था कि अरे मुझे खाली अछोप राग सीखने हैं, मुझे वो जो मैयर के जो खास राग है वही सीखने हैं, जो उनके बाहर नहीं सुनाई देते ऐसे राग मुझे सीखना है जी। लेकिन जब मैं पहले बीटिंग में उनका यमन मुझे सिखाया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ हिमालय के सामने। ये मतलब क्या है ना स्वप्निल जी, कि ये बात कहना बहुत मुश्किल कि क्या संगीत, कैसा मतलब क्या डिग्री होगी इस संगीत की। मैं कितना भी एक्सप्लेन करने को बोलूँ ना तो हो नहीं सकता है। जैसे गूंगे को बोलेंगे आप शक्कर के टेस्ट कैसी है, वो वही बात होगी। क्योंकि जो मैंने महसूस किया और शिष्यों ने भी महसूस किया होगा इनके, वो तो कुछ मतलब और ही बात थी। जब बैठती थी सिखाने में तो 1 मिनट में जो माहौल बनता था तो आंसू आने जैसे माहौल बनता था। वाह। तो मैं उनको हमेशा कहता था, माँ अगर तुम्हारे ये जो ये है ना उसका 10% भी मुझे मेरे में आया तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। तो बोलते बेटा उसको मेहनत करनी पड़ती है, गुरु आप कृपा होनी चाहिए। जी जी, आपको परमेश्वर की भी कृपा है। हम धन्य मानते हैं कि आपको ऐसी मुझे लगता है साक्षात सरस्वती के सामने बैठकर सच में सरस्वती थी, सच में सरस्वती थी। और इतने हम्बल कि विद्या विनयन शोभते ऐसे सुभाषित है, और देख के उनको मतलब सही लगता था कि वृक्ष को फल आते तो झुकते हैं। तो मैंने उनको हर तरह से मतलब परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन सब में मैं फेल हो गया कि ये औरत जेन्यून है, ये औरत जेन्यून है, गुरु है।
माँ है, और जब एक औरत गुरु होती है तो माँ का जो एक वात्सल्य होता है ना, वो भी उसमें आता है। जी। तो वो कभी गाती भी थी या नहीं सुरबहार गा बजा के, के आपको? नहीं गा के बताती थी, क्योंकि वो अच्छा। पहले तो गाना ही सिखाते थे ना बाबा। बाबा की सिस्टम थी कि हर शिष्य को इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना आना चाहिए। तो वो बोलती थी कि तुम कम से कम इतना गाना तुम्हारा गला तैयार होना चाहिए कि तुम जब तुम्हारे शिष्य को सिखाओगे, स्टूडेंट को सिखाओगे, तो ठीक ढंग से तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो जो आप बताना चाहते हो। जी, वाह। तो और घराने की उन्होंने, बात हम। उनको तो मतलब काफी बंदिशें याद थी। ध्रुपद, ध्रुपद की तो 300 से ऊपर बंदिशें उनके पास है। वाह। हाँ, तो बात ऐसे मैं पूछ रहा था कि पन्ना बाबू की तालीम वो भी मैहर से है, लेकिन बाबा से मिली है, वो आपके पास मिली। और बाद में अन्नपूर्णा देवी जी से भी आपको उसी घराने की तालीम मिली। तो उसमें कुछ आपको समानता दिखी, या फिर आप हम ऐसा कह सकते हैं कि माँ जी ने उसका एक अपनी प्रतिभा से एक नया उसको आयाम दिया था या विकसित किया था, नया जो भी। आयाम दिया हुआ है, दिया मुझे। और वो भी ऐसे ग्रेजुअली कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे वहां से डेविएट होके ये प्रेजेंट स्टाइल पे आ गया। लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो एक ताल झुमरा इसमें बजता है वो पन्ना बाबू की स्टाइल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आमतौर पे बोलूंगा कि ग्वालियर घराने में भी एक ताल झुमरा बनता है और इसमें अलग अलग घराने में भी तो मतलब एक ही घराने का बोल सकते हैं क्या? ग्वालियर को हम उसकी जयपुर बोल सकते हैं? नहीं। तो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एक ताल में बजाएगा तो पन्ना बाबू। हाँ, पन्ना बाबू के स्टाइल में जरूर मैं रुचि रखता हूँ, रखता था, लेकिन एक अभी मेरी अलग शैली हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और शायद और थोड़ा मैं मेरा मेरा तालीम हो जाता तो मेरी अलग शैली प्रसिद्ध भी हो जाती शायद। नहीं, नहीं। घराने की मर्यादा, क्या ये एक मर्यादा होती है, चौखट, या फिर मतलब घराना व्यक्तिगत प्रतिभा को मर्यादित करता है या उसे पंख देता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने यही बोला कि एक बंद अखाड़े में आप इतने अपनी प्रतिभा कितनी बता सकते हो, उसको घराने की तालीम बोलते हैं। क्या होता है, एक सिस्टम आपको बताई जाती है। जी। समझो आपको एक घर बनाना है तो आपके ये फर्श फर्श बंदी कैसे बनानी है, वॉल कैसी बनानी है, और एक सिस्टम होती है, वो आपको पता चल जाएगा इसको विंडो कैसे बनाते हैं, छत कैसे बनाते हैं, डोम कैसे बनाते हैं। तो अगर वो जी। आपके पास आत्मसात हो गई तो आप कुछ भी बना सकते हैं, टेम्पल बना सकते हैं, महल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वो एक सिस्टम सीखना पड़ता है घराने की शैली का। तो उसमें आपको जो तालीम मिलती है कि राग का डेवलपमेंट कैसे होता है, कि राग के वैशिष्ट क्या है, उसमें कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या क्या उसमें संभालना पड़ता है, ये सब बातें मिलती है। तो उसमें आपकी प्रति, क्योंकि वो तो कर्नाटक म्यूजिक जैसा लिखा हुआ म्यूजिक नहीं ना कि यही बात सब जो है। आपको एक बात हम लोग बताएंगे तो उसके आधार से तुम तो आपकी बात भी उसमें डालेंगे ना। तो ये एक अपनी जी। प्रतिभा है, लेकिन एक बंदिश थी इसमें, कैलिडोस्कोप जैसा जी। है, पीसेस उतना ही है, आप उसको एंगल चेंज करो, अलग अलग डिजाइन होती है। ऐसे आपकी प्रतिभा है, आपको वो लिमिट संभाल के, वो रूल संभाल के आप जितनी प्रतिभा आप बताएंगे उतना अच्छा है। ये घराने का तालीम होती है। जी। तो इतने साल आपने माहर पद्धति से ही सीखा, उसका चिंतन किया, उसको परफॉर्म भी किया, तो आप इस शैली कहेंगे कि क्या ये एक समान शैली है, एक यूनिफॉर्म शैली है, या इसमें भी कुछ अंतर्गत शाखाएं हैं मैहर शैली में? मैया शैली में देखिए,
शाखाएं अभी बोल सकते हैं, क्योंकि हरि प्रसाद चौरासी, पंडित हरि प्रसाद चौरासी की जो शैली है वो एक अलग शैली बन गई है। जी गुरु का काम होता है एक दृष्टि देना, वो दृष्टि उन्होंने हरि जी को दी, उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया, तो एक इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रचलित हो गया है कि एक नया शैली उन्होंने तैयार की, जिसको हरिप्रसाद जी के नाम से ही पहचाना जाता है, बहुत लोकप्रिय भी हो गई। तो ये एक छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि बाकी सब मैयर शैली में एकता है। प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है, राग की ट्रीटमेंट है, या तो उसमें एकता है। जी। तो इस शैली के आपको इतने साल चिंतन करने के बाद जो राज पता चले या जो खासियतें पता चले, वो थोड़ी सी आप हमारे साथ शेयर करेंगे? शैली का राज मतलब कैसे बताऊं मैं, समझ में नहीं आता। मतलब क्या चाहते हैं आप, ऐसा मतलब क्या? मैं तो गायक हूँ, तो मैं जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आगरा घराने में लयकारी एक आगरा घराने की विशेषता है कि यहाँ पे ऐसा आए, या मुखड़ा बंदी या आगरा घराने की विशेषता है, तो वो उसको उसका एक राज, उसकी एक खासियत हम कह सकते हैं। वैसे आपको प्रतीत हुई कि ये बात महर है, मैयर घराने में महर से? एक तो बात है कि स्वर का बहुत लगाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्वर साधना ये घराने में बहुत मानी गई, स्वर साधना। इसलिए आप देखेंगे कि सितार सरोद जो बजाते हैं, तो हम मैयर घराने में ही तानपुरा लेके बजाते हैं, और घराने में तानपुरा लिया नहीं जाता है। शाहजहानपुर घराने में, सरोद के घराने में शायद लेते, तब तानपुरा लेते हैं सरोद के लिए, लेकिन बाकी घराने में मैंने देखा नहीं तानपुरा वो तो। और दूसरा मतलब क्या है कि उसके साथ तुम्बा, एक जो तुम्बा लगाया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को आप देखेंगे सरोद में तुम्बा लगा हुआ है, सितार में तुम्बा लगा है, तो साउंड, सुर, उसका वो जो रेजोनेंस है, वो बाबा की एक देन है कि उस मैयर घराने के लिए वो एक वरदान है कि जिसके वजह से, और उसके लिए उन्होंने काफी एक तब्दीली, मतलब न्यू डिजाइन भी डेवलपमेंट की है, उसके डिजाइन भी थोड़ा मॉडिफाई किया। यही है कि मतलब वो स्वर ज्ञान अच्छा होना चाहिए, स्वर सब सुर में ही बजना चाहिए, सुर को इसको बहुत महत्व दिया जी है। फिर दूसरा मतलब है तैयारी का, हाथ तैयार होना चाहिए, ऐसा कि मतलब रागों के हिसाब से आपका हाथ तैयार होना चाहिए, आपके हाथों से हिसाब से राग नहीं बनना चाहिए। जैसे वाह। राग का चलन है उस हिसाब से राग चलना चाहिए। उसमें आप देखेंगे कि मतलब वही स्पीड में, वही प्रिसीजन में वो हाथ चलना चाहिए। और तीसरी बात है कि मतलब जो जोड़ बचता है मैयर में, वो 4 अंक से बचता है। आजकल कोई नहीं 4 अंक से बचता है, बजाएंगे शायद फ्यूचर में, मुझे लगता नहीं कोई ये 4 अंक किसी को आत्मसात हुए होंगे, या हो सकते हैं कि है, कोई है, लेकिन मेरे नजर में तो नहीं। 4 टाइप के जोड़ बचते हैं इसमें, वो एक मैयर अच्छा। की स्पेशलिटी है, क्योंकि ध्रुपद से आया है। ध्रुपद बाबा ने जी बहुत रागों से, बहुत गुरुजों से सीखा था, तो हर एक मतलब सुर श्रृंगार पकड़ो, या सुर बहार पकड़ो, या बीन पकड़ो, या तो ये सब शैलियां उन्होंने एकत्रित करके सरोद में डाली। तो इसके लिए उनका एक अलग प्रेजेंटेशन हो गया था। तो ये मैयर की एक खासियत होगी। और बाबा के जो बोल थे, डर डर क्या बोलते हैं उसको, डारा डारा और राडा राडा, ये बोल बाबा ने इंट्रोड्यूस किए, ऐसे कहते हैं, ये जो नए बोल। और एक जो बात मुझे कहनी थी कि बाबा ने काफी लोगों से सीखा था, तो मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनके लिए मतलब सीखने में उनको लज्जा नहीं थी। तो हमारे
महाराष्ट्र में ज्यादा करके लेजिम खेलते हैं, लेजिम। तो उसके साथ एक डफ बजता है, तो डफ के बोल होते हैं डिडिपाडी डिपांग, डिडिपाडी डिपांग, डिपांग डिपांग, डिडिपाडी डिपांग। यस, ये बोल उन्होंने स्वीकृत करके अपने सरोद में लगाया, ऐसे। तो एक इतने मतलब एक्सपांशन करते गए वो। और फिर एक जमाना था कि उन्होंने मतलब बाबा ने उसका मंजर जो रागों का विस्तार जो किया है ना, वो पहले तो खाली गत तोड़ा अलग बजता था, फिर राग जो अपना आलाप जोड़ अलग से बजता था। इन्होंने सब एकत्रित करके एक बड़ा कैनवास किया कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में एक ही साथ में ये सब चीज साथ में बजेगी। तो मतलब एक एक घंटा विदाउट रिपीटेशन, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसा आपने इमेजिनेशन है, जितना आपकी प्रतिभा है, उस हिसाब से आप राग को बोरिंग न करते हुए बजा सकते हो। और दूसरी बात ये थी कि वो टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, रजा खानी और मस्जिद खानी गत, मस्जिद खानी और रजा खानी गत बजती थी। बाबा ने ये शुरू किया कि वजीर खानी गत भी, वजीर खान की एक गत की एक विशिष्ट शैली थी, और वजीर खानी गत भी उन्होंने प्रचलित किया। काफी रागों में उन्होंने भैरव, दुर्गा, ऐसे दरबारी, काफी रागों में उन्होंने वजीर खानी गत का प्रचार किया। और दूसरी बात ये थी कि गत का तो प्रचार किया ही, लेकिन अलग अलग मात्रा से गत बनाना, अलग अलग सम से गत, मतलब उठने गत, दूसरे मात्रे से उठते, तीसरी मात्रे से उठते, अलग अलग मात्रे से उठने वाली गतें उन्होंने तैयार की। इस हिसाब से उनको मतलब एक अलगपन उसमें नजर आएगा। और गतों का भी एक विशिष्ट उनका एक ये था कि मतलब उनके एक बिहार की गत है, और जो कीर्तन, उन्होंने कीर्तन इंट्रोड्यूस किया, कीर्तन ज्यादा बहुत इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, कीर्तन का इस्तेमाल बहुत करते थे बाबा। तो वो गत में अगर आप सुनेंगे तो एकदम एनर्जी आ जाती है, सुन के एकदम इतना उत्साह, बबलिंग एनर्जी आ जाती है। तो ऐसी गतें उन्होंने शेयर की। और राग का विस्तार कैसे होता है, अभी हमीर जैसे राग को छोटा राग समझा जाता है, लेकिन हमीर जैसे राग को भी 1 घंटा बजाना, गौरसारंग राग जैसे, गौरसारंग के जैसे भी अलग बजाना। हमीर का प्रकृति तो उत्तरांग समझते हैं, लेकिन उसको भी मंद्र सप्तक में डेवलप करके वो राग का कैरेक्टर रखना, ये सब बातें वो बाबा के मतलब मंजर घराने की विशेषता में। और खरज में पहले नहीं होता था काम, इतना खरज में, डबल खरज में जाना वो नहीं होता। तो उन्होंने डबल खरज में जाके विस्तार करना आलाप, तो इसलिए वो स्पैन बढ़ गया, राग का स्पैन बढ़ गया। जी, क्या बात है, बहुत से राज आपने इस बहाने खोले हैं। और फिर भी गत जो बजाते थे तो इतना मन, अभी आप खाली जयपुर घराने में सुनेंगे, धा धिन धिन, इतना लय में चढ़ी, थोड़ी चढ़ी, लेकिन बाबा की गत इससे भी हाफ स्पीड में, धा धिन धिन धा, इतनी मतलब। और वही उन्होंने प्रचलित ये किया कि अति हाई स्पीड में झाला के बजाना है। ये भी एक उनका मतलब कंट्रीब्यूशन है मंजर घराने का। तो ये जो एक्सप्लोरेशन है, उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं कि नहीं। सब जगह पे, हर लय में, हर अंग में। पहले के हम लोग जमाने में सोचते थे कि तानसेन हो गए, हरिदास हो गए, बैजू बावरा हो गया, सब महान व्यक्ति, लेकिन सब गायक थे। ये एक ही व्यक्ति है, अलाउद्दीन खान साहब, जो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है और उसी स्तर पे है, ऐसा मुझे लगता है। उनके लेवल पे तानसेन बोलो या बैजू बावरा बोलो, या एक संत भी थे,
जी और एक आध्यात्मिक और स्कॉलर, बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान। एक टाइम सुना तो रिकॉर्ड हो गया परमानेंट। और उन्होंने शिष्यों को भी ऐसी ही तालीम दी, मतलब एक टाइम सुनने के बाद वो एब्सॉर्ब होना चाहिए। वो क्या सिस्टम है, कैसे किया है, वो मेरे लिए एक बड़ा कुतूहल का विषय है। जी, मैं दर्शकों को भी बोलता हूं कि अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप चैट में लिखिए, हम पंडित जी से कुछ गिने चुने प्रश्न पूछेंगे। पंडित जी, आपने गुरु के सहवास में इतना समय गुजारा, गुरुजनों के, और पहले गुरु मतलब आपके पिताजी ही रहे, तो आप गुरुकुल में ही हैं। हम भी चिन्मय विश्व विद्यापीठ के माध्यम से एक गुरुकुल चला रहे हैं, आपको पता ही है, और उसमें यूनिवर्सिटी की डिग्री भी हम देते हैं। तो इस गुरुकुल पद्धति का महत्व आपको क्या लगता है शास्त्रीय संगीत में, और हमारे लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, गुरुकुल पद्धति सबसे बेस्ट पद्धति है, जिसमें गुरु का डायरेक्ट 1-to-1 सामना होता है शिष्य से। तो इसलिए वो शिष्य के अवगुण क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो सब गुरु को पता चलता है, और गुरु उसको ठीक कर सकता है वहीं के वहीं। और उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी होता है कि उसमें क्या हम लोग उसको एक्स्ट्रा करने से उसकी प्रतिभा और भी बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा एडवांटेज उसमें होता है गुरुकुल सिस्टम में। जी, हमारे लिए, हम भी, हमारे गुरुकुल में भी बांसुरी, तबला और गायन के हाँ, मुझे पता शिक्षा है। दी जाती है, एमए किया जाता है। तो गुरुकुल अच्छा चले, आपके इतना अनुभव है, आप कुछ हमें मार्गदर्शन करेंगे या फिर आशीर्वाद देंगे? मैं कैसे मार्गदर्शन मतलब समझाने में, आप इतने अच्छे खुद काबिल गुरु लोग हैं यहाँ, तो मेरा मार्गदर्शन क्या मतलब मैं बताऊँ आपको। आपने खुद उसके बारे में सोचा है, उसके बारे में विचार किया हुआ है, और शिष्यों के प्रगति के लिए क्या होना चाहिए उसके ऊपर आपने बहुत सखोल आपने विचार किया हुआ है। तो आप ही योग्य है इसको मार्गदर्शन करने के लिए। आपको हम जरूर आमंत्रित करेंगे हमारे गुरुकुल में, और तभी आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे बांसुरी के असिस्टेंट प्रोफेसर है जयतीर्थ कुलकर्णी जी, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए। धन्यवाद स्वप्निल जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पन्ना बाबू का ये स्टाइल में जो सेवंथ होल का त्योर मध्यम जो बहुत एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि पन्ना बाबू अति तार सप्तक में जो तान वो बहुत फ्लुएंटली जो बजाते थे, वो आजकल लुप्त होता हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जो मध्यम का होल था वो बहुत एक इम्पोर्टेंट इनोवेशन हो गया उसमें, क्योंकि आप जब राग बिहाग या दरबारी या पूरिया जैसे राग बजाते हो, तो मध मनी मसा जो खरच से मोह से नींद आती है, वो करने में आसानी हो जाती है उसमें। वैसे ही धम वो भी विदाउट ब्रेकिंग मींड, तो वो हिसाब से वो मध्यम का होल बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक अतितार स्वर का ताने हैं, तो पन्ना बाबू की खासियत थी, तो वो बजाते थे। मतलब एक यमन में उनका रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो 3 सप्तक गए हुए, प प प प, पंचम से पंचम से पंचम से पंचम, अतितार पंचम तक। और एक उनकी एक खासियत थी कि एक टाइम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ नया चीज उनका दिमाग में आया, अटेम्प्ट किया, वो जमी नहीं तो दूसरी टाइम अटेम्प्ट करते थे और सक्सेस होते थे और लोगों को तालियां मिलती थी। रिस्क लेना जिसको बोलते ना, रिस्क लेना,
वो उनका मतलब बहुत ये था, सरप्राइज एलिमेंट में कभी कभी ये फंसने वाली बात हो जाती है, बट उससे बच के फिर भी निकलना और ठीक रहना, वो उनका एक स्किल था। आपसे सीखने जैसी बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। जाते जाते आप आने वाली पीढ़ी के जो बांसुरी वादक हैं, उनको क्या संदेश देंगे, क्या करे क्या ना करे? आज काफी बांसुरी वादक हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के जो बांसुरी वादक हैं बहुत ही अच्छा बजाते हैं और उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है, अच्छे ढंग से मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि उसमें एक दिमाग खराब होने का चांसेस होते हैं कि कम उम्र में अगर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले तो शायद दिमाग पे उसका सोचने के ऊपर असर हो सकता है, तो उससे संभाल के रहिए, यही मेरा कहना है। बाकी बहुत ही अच्छा बजाने वाले लोग हैं, बच्चे बच्चे भी आजकल इतना अच्छा बजाते हैं। जी, हमारे चिन्मय विश्व विद्यापीठ में जो बांसुरी के गुरु हैं, पंडित रूपक कुलकर्णी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी आपसे एक प्रश्न करेंगे। रूपक नमस्कार जी, पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नित्यानंद जी तो मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ, और बचपन से अब आज तक अभी तक वो जैसे थे वैसे ही है, दिखने में भी, बजाने में भी और स्वभाव में भी। तो मुझे एक सबके सामने एक मतलब फ्रॉम हॉर्सेस माउथ में सुनना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो बाथरूम में जो पंचम का होल है वो बाद में बना, मगर जब हम बातचीत करते थे आकाशवाणी में साथ में थे, तब आपने बताया था कि वो पन्ना बाबू की ही देन है। तो मैं आपसे ही वो सुनना चाहता हूँ और सब जो बांसुरी वादक उनको बताना चाहूँगा कि पन्ना बाबू ने सब कुछ कर चुका है, नया किसी ने कुछ नहीं बनाया। ये आप अपने हिसाब से बताइए। ये पन्ना बाबू जब मध्यम के होल करके बजाते थे तो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम के लिए गए थे। तो ऑल इंडिया रेडियो में एक अजय वर्धन करके एक टिपेरा प्लेयर थे, अजय वर्धन, वो स्टाफ में थे ऑल इंडिया रेडियो के। तो वो भी बंगाली बोलते थे, तो इसलिए बाबूजी के साथ आता था, वो बांसुरी वादक भी है तो बंगाली भी बोलते हैं, तो दोनों की अच्छी दोस्ती। तो जब उन्होंने ये मध्यम का ये देखा तो बहुत अचंभित हो गया, बोले ये तो बहुत अच्छा काम आपने किया। तो बोले देखो, ये टिपेरा में हमारे ये पंचम का होल है, ऐसा क्यों नहीं करते? तो उसमें तो कितना एडवांटेज मिल जाएगा आपको, आपका थ्री वगैरह आपका जो बचता है वो तो बहुत अच्छा बजेगा। तो पन्ना बाबू को आइडिया पसंद आई। उन्होंने आके उनके घर में खारूदा करके एक बच्चा उन्होंने रखा था, बांग्लादेश से, मतलब ढाका से आए थे, तो उनके बेटे जैसे उन्होंने रखा। तो उसको बोल के पंचम का उन्होंने होल किया। लेकिन क्या होता है कि पन्नालाल घोष स्टाइल में जब आप ऐसे पकड़ते हो तो हर राग में थोड़ा थोड़ा वो उंगली का पोजीशन चेंज होता है जी। तो इसलिए वो फिर अंगूठे का फिर थोड़ा आगे पीछे मतलब होना, तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा ये बात। तो इसलिए उन्होंने वो होल वापस बंद करवाया और वो शायद वो फ्लूट अभी शायद राजबिहारी देसाई जी के पास होनी चाहिए, जो पहली बनाई थी 46-47 में। अच्छा। और वैसे तो ये भी अफवाह है कि हमने बड़ी फ्लूट बनाई, बेस की फ्लूट बनाई, तो उन्होंने तो 54 के 52 के नेशनल प्रोग्राम सुने तो उसमें बजाया हुआ है। मैं यही सब बातें क्लियर करना चाह रहा था, और आपसे बढ़िया ये कोई बता नहीं पाता, क्योंकि आप हर चीज़ की वीकनेस है पन्ना बाबू के, बाद में मुरेश्वर जी के बजाने में, और फिर माँ जी के साथ जो आपने सीखा है, इसमें मैं आज सब बांसुरी वादक उनके सामने आपसे मुँह से सुनना चाह रहा था कि वो पंचम का जो थर्म होम कहते वो पन्ना बाबू ने ही शुरू किया था। बाद में उनके शागिर्दों ने भी एक दो बजाते थे, कर्नाड जी भी शायद बजाते थे पंचम का बोल से, लेकिन वो इतने फेमस नहीं थे, मतलब वो खाली रेडियो में बजाते थे और कहीं ज़्यादा प्रोग्राम उनके हुए नहीं, इसलिए वो बात लोगों के नज़र में नहीं आई होगी, पता नहीं। जी जी, धन्यवाद रूपक जी। इसी के साथ
काफी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है तो हमें आगे बढ़ना होगा और कार्यक्रम का समापन करना होगा। हम सभी चाहते थे कि इस कार्यक्रम को और समय मिले और हमारी सभी ये बातचीत आगे बढ़े, सभी लोगों के प्रश्न पूछे, लेकिन हम आपके प्रश्न पंडित जी तक जरूर पहुंचाएंगे। पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी, आपको फिर से चिन्मय विश्वविद्यापीठ की ओर से और सभी आपके फैंस की तरफ से और हिंदुस्तानी संगीत के सभी रसिकों जनों की तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और आज चिन्मय विश्वविद्यापीठ के कला संवाद इस सत्र को बहुत ही मेमोरेबल सत्र बनाया आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से, इसलिए आपके हम कृतज्ञ हैं। मैं धन्यवाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन यही प्यार, यही आशीर्वाद हमारे सभी पर आपके सदैव रहे, ऐसी प्रार्थना जरूर करूंगा। बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया यहाँ आने का और योग्य समझा कि ये पीठ पे मैं बैठूं और बातचीत करूं आपसे, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वाइस चांसलर, हमारे डीन, हमारे सभी गुरुज, जिसमें पंडित रूपक जी भी है जो आज हमारे साथ जुड़े भी है, और मेरे सभी कलीग्स जो हमारे स्कूल ऑफ कला योग में काम करते हैं, आईटी टीम में अरुण जी, मीडिया टीम स्पेशली शेफाली जी और पूरी टीम, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ, पंडित जी को प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना से इस सत्र का समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।